हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको मालूम है, इस कार्यक्रम में हम खबरों के पीछे की खबर और खबरों के आगे कुछ जो कुछ होने वाला है वो सब बताने के लिए कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं, आपके रूबरू कराते हैं। इस वक्त भारत और चीन एक लद्दाख में, बल्कि अब ताज़ा खबर यह है कि जो दो तीन अलग अलग पूरे एरियाज हैं, खास उन दो तीनों जगहों पर दोनों मुल्कों की फौजें मूव फॉरवर्ड जिसे कहते हैं, बिल्कुल आमने सामने पहुंच गई थी। लद्दाख में जिस तरह से हुआ है, हमने अब तक आपको कुछ इंटरव्यू ले से भी पहुंचाए हैं, जिसमें बताया गया है कि भारत अक्सर नुकसान में रहता है जब भी चीन की तरफ से घुसपैठ होती है। 80% वो अपने कब्जे में रख लेता है, 20% में वापस चला जाता है और भारत उस पर मान जाता है। इस वक्त मेरे साथ जो खास मेहमान हैं वो जाने माने वकील और सोशल एक्टिविस्ट महमूद प्राचा साहब हैं, जो लीगल इश्यूज के अलावा चीन वाले मामले पर अब से पहले भी बोलते रहे हैं और अब भी कुछ उनके खास ऑब्जर्वेशन हैं। महमूद प्राचा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि ये कुछ है जो इस तरह से भारत सरकार खामोश है। अभी तक एनएसए का कोई बयान नहीं आया है। प्रधानमंत्री जी बैठकें तो कर रहे हैं, लेकिन खुल करके ये बात सामने नहीं आ रही कि किस हद तक चीन का घुसपैठ है और कहां हम खो रहे हैं, कहां हमने कोई वापस कार्रवाई की है। रक्षा मंत्री के भी बयान बहुत ही कम आए हैं अब तक। आपको क्या लगता है इस सब? जो हमारे देश को सबसे बड़ी समस्या जिसका सामना करना पड़ रहा है हमें, वो चीन के बॉर्डर पे। और आपने देखा होगा पिछले दिनों नेपाल, जो कि हमारा एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री रहा है हमेशा से, वो भी, उससे भी हमारी तनातनी चल रही है बॉर्डर के इश्यूज पे। तो ये जाहिर बात है, जो चीन का बॉर्डर है हमारा, वो इस वक्त हमारे देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है। और ये सरकार, क्योंकि मनुवादी मानसिकता इसमें ज्यादा भरी हुई है, तो ये सरकार पूरी तरीके से नाकाम है चीन के इस इशू को सॉल्व करने के लिए और चीन से इसमें टक्कर लेने के लिए। ऐसा नजर आ रहा है। हमारे देश की सेना बहुत मजबूत है और वो चाइना को मुकाबला भी कर सकती है और सबक भी सिखा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसकी कमजोरी साफ जाहिर हो रही है, जो हम चीन को उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं दे पाए जित रिस्पॉन्स की जो तवक्को और एक्सपेक्टेशन हम भारतवासी करते हैं। इसके लिए एक चीज जो सबसे बड़ी जिम्मेदार है, जो मुझे नजर आती है प्राइमा फेसाई, या जो अगर उसको सरसरी नजर से भी देखा जाए, तो वो ये है कि जो गुजराती समाज के मनुवादी लोग हैं, गुजरात से जो आते हैं मनुवादी लोग, उनके जो बिजनेस ताल्लुकात हैं चीन की कंपनियों से सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा अगर किसी ने देश में धंधा किया है, बिजनेस किया है, तो वो गुजरात के लोगों ने किया है चीन से। इस पे रिसर्च होनी चाहिए डिटेल में। और वो, क्योंकि आजकल जो है गुजरात से आने वाले लोगों का, आपने देखा होगा, सब जगह वर्चस्व है, एक तरह से दबदबा है। तो हर जगह आईएएस ऑफिसर भी भारत सरकार में भी और दूसरे महत्वपूर्ण पदों पर गुजरात के लोग ही बैठे हुए हैं। तो गुजरात के लोगों के बैठे होने की वजह से मुझे लगता है, और उनके बिजनेस इंटरेस्ट जो हैं चाइना से बहुत ज्यादा मजबूत है। और गुजरात के लोग, जो मनुवादी लोग हैं खास तौर पे गुजरात के, वो तो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में और इनकम कमाने में इंटरेस्ट रखते हैं, बाकी उन्हें किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो एक तो वजह ये भी हो सकती है, हमारे देश का जो रिस्पॉन्स होना चाहिए चाइना के लिए जितना कड़ा, उतना रिस्पॉन्स नहीं। दूसरी एक वजह जिसमें हम जो अम्बेडकरवादी हैं, उनका सबसे महत्वपूर्ण रोल है। हम सरकार को और सरकार के जो बड़े बड़े अहदेदारान हैं, खास तौर पे मोदी जी को और राजनाथ सिंह जी को, ये बताना चाहते हैं कि अभी इस देश में जो अम्बेडकरवादी मुसलमान हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, बौद्ध हैं और एससी समाज के लोग आते हैं, जो ये, और दूसरे भी ओबीसी समाज के लोग, ये सब लोग बहादुर लोग हैं। ये दुनिया की किसी भी फौज को हराने के लिए बहुत कामयाब फौज है हमारे देश के अंदर, अभी जिसका हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोग हमारे पास अम्बेडकरवादी हैं
मुस्लिम समाज का फौज में कम इस्तेमाल हो रहा है। तो और देखा जाए तो बौद्ध समाज, जो सम्राट अशोक थे वो बौद्ध समाज से थे, तो बौद्ध समाज का भी उतना प्रयोग नहीं हो रहा है, सिख समाज का भी उतना प्रयोग नहीं हो रहा है, क्रिश्चियंस का भी उतना प्रयोग नहीं हो रहा है। और महार रेजिमेंट है, एससी समुदाय का भी प्रयोग उतना नहीं हो रहा है। और ओबीसी समुदाय के भी बहुत सारे लोग जो है वो बहादुर होते हैं, जंगजू होते हैं, ये सभी जंगजू लोग हैं। तो एक तो मोदी जी और राजनाथ सिंह जी इस बात पे बिल्कुल इत्मीनान रखें कि अभी हम सब लोग जिंदा हैं, और हम चीन को ही नहीं और भी बहुत सारे ताकतवर मुल्कों को सबक सिखा सकते हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता तो है ही नहीं, बिल्कुल भी। और फौज में रिक्रूटमेंट इन समाज के लोगों की बढ़ाई जानी चाहिए। अगर चीन को भी अपने जो जिसे कहते हैं ना हद में रखना है, तो चीन भी समझ जाएगा अगर इस समाज के लोगों की फौज में भर्ती ज्यादा होगी कि अब भारत की तरफ रुख करने का मतलब ये नहीं है कि मुकाबला होगा। हम लोग चीन को ऐसा सबक सिखा देंगे अगर ये काम सरकार करने लगेगी। और मैं समझता हूं अगर सरकार ने इन समुदाय के लोगों को रिक्रूट करना शुरू कर दिया आर्मी में, तो चाइना ही नहीं दूसरे मुल्क भी जो है भारत से सर झुका के और आंख झुका के बात करना शुरू कर देंगे। तो एक तो मैं ये सलाह दे रहा हूं आपके माध्यम से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं कि अगर चीन और अपने जो दूसरे मजबूत दुश्मन है उनको अगर हमें आंख झुका के बात करवाना है, तो इन समुदाय के लोगों को फौजों में भर्ती और रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होनी चाहिए। अभी अपने प्रोपोर्शन से जितना इनका पॉपुलेशन में प्रोपोर्शन है उससे कम है। और गुजराती समाज के लोग जो मनुवादी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको कंट्रोल करना चाहिए और उनकी गतिविधियों पे पूरी नजर रखनी चाहिए कि क्या सांठगांठ कर रहे हैं और वो देश में क्या गड़बड़ कर रहे हैं गुजराती समाज के लोग। इस पे बहुत तगड़ी नजर रखनी है कि क्या वो हमारे देश का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज करके चाइना का इंटरेस्ट तो नहीं सर्व कर रहे हैं। और उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल सीपैक है। हमारे देश की पॉलिसी देखिए आप, कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दी है। ये मुझे लगता है ये गुजरात से जो आते हैं लोग बिजनेसमैन, गुजरात में भी हमारे अम्बेडकरवादी समाज के बहुत सारे लोग हैं, मेजोरिटी वही है, लेकिन ये जो बिजनेसमैन है, जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने भारत की पॉलिसी ऐसी बनवा दी है, मुझे लगता है कि हम हमारा देश अब सीपैक पे कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं कर रहा है, जबकि सीपैक हमारे देश को सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो पाक ऑक्यूपाइड, जबरदस्ती जो पाकिस्तान ने हमारे देश का कश्मीर का हिस्सा कब्जा कर रखा है, वो उसमें से जाता है। तो हमारे देश को, तो मोदी जी से मैं ये भी गुजारिश करना चाहता हूं कि सबसे पहले सीपैक पे प्रोटेस्ट करना और उस पे एकदम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से सीपैक को बिल्कुल बंद कराया जाना चाहिए, ऐसा हमें फौरन ऐलान करना चाहिए और बंद कराए भी। इसके लिए चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़े या और कोई स्ट्राइक करनी पड़े, लेकिन सीपैक हमारी धरती पे से जाके हमारे देश के इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए। ये मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। और दूसरा, हमारे लद्दाख में जो हमारे बुद्धिस्ट भाई रहते हैं और जो मुस्लिम भाई रहते हैं, उनके चारागाहों पे कब्जा हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी जो उनके लिए भी बड़ी परेशानी की बात है। और वो बहादुर लोग हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं वो स्वयं भी। और देश की धरती की 1 इंच की भूमि के ऊपर सिर्फ कब्जे की बात नहीं है, कोई हमारे देशवासियों के दिमाग में शक भी नहीं रहना चाहिए कि हमारे देश की 1 इंच भूमि भी किसी ने कब्जा कर लिया है। सिर्फ एक्चुअल कब्जा करने की बात नहीं है, ये शक भी दूर होना चाहिए देशवासियों की नजर से। आज हम शक में हैं कि क्या हमारी देश की भूमि का 1 इंच जमीन तो चाइना ने कब्जा नहीं कर ली। तो ये शक दूर करना बहुत जरूरी है, भले ही कब्जा किया हो ना किया हो, शक दूर होना सबसे जरूरी है। वो शक दूर करना सरकार की जिम्मेदारी। जी, मैं आपको बताऊं प्राचा साहब, हमने लेह से इंटरव्यू किया है। वहां इस हद तक कुछ लोगों को खबरें हैं, एक प्रोमिनेंट किस्म के आदमी से बात मैंने किया, वो ये कहता है कि कहीं कहीं 20-20 किलोमीटर तक भी अंदर आने की बात है, लेकिन सरकार उसे कंफर्म नहीं कर रही। जब तक वो कंफर्म ना करे हम भी उसे नहीं कर सकते। लेकिन आपने मोदी जी से, अमित शाह, इनसे, राजनाथ सिंह जी से दो उम्मीदें वाबस्ता की हैं जो अपने अभी तक बात की है। एक तो ये कि वो गुजरातियों को कंट्रोल करें, अपने आप में वो एक क्या करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, गुजराती इच्छा शक्ति, मनुवादी गुजरातियों को, मनुवादी गुजराती को। गुजरातियों को। जी। और दूसरी बात, आपको याद होगा आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया था अब से 2-3 साल पहले, जिसमें कहा था कि आरएसएस के लोग
फौज से ज्यादा मजबूती से 3 दिन के अंदर किसी भी बॉर्डर पर जाकर के संभाल सकते हैं। आप उनकी बात को, अब उनके लिए मुश्किल ये है, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, वो उनकी बात माने या आपकी माने, लेकिन अभी सूरत हाल जो लग रही है, आरएसएस के लोग गायब नजर आ रहे हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आरएसएस ने ये दावा किया। देखिए, मनुवादियों को सिर्फ जबान से लफाजी करनी आती है, वो जबान से तो पूरी दुनिया फतेह कर लेंगे, उसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन ये चीन जो है एक मजबूत दुश्मन है, इसमें अम्बेडकरवादियों को ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी ऐसे किसी दुश्मन से। जो लोग की मानसिकता ये हो कि किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे वीर लिख के उसको बहादुर बना देंगे, चाहे वो कमजोर हो, डरपोक हो या कायर हो, ये तो नाम के आगे वीर लिख के बहादुर बनाते हैं। तो नाम के आगे वीर लिख के कोई वीर नहीं हो जाता है। जो मनुवादियों की मानसिकता है, जो ये मानसिकता है, ये सिर्फ कागजी पहलवान है। मनुवादियों से आप कोई बहादुरी की बात उम्मीद नहीं कर सकते। आप इनसे जुल्म, ज्यादती और कमजोर लोगों को अपने छल कपट से दबाने की जो उम्मीद कर सकते हैं, वो तवक्को कर सकते हैं। लेकिन मनुवादियों से किसी भी तरह से बहादुरी की उम्मीद करना और उनकी बात पे भरोसा करना, काजमी साहब, मैं जो बुनियादी बात कहता हूं कि ये लोग, इनका बुनियादी जो है, दो ही इनके ताकतें हैं। एक इनका झूठ, और एक इनके पास जो एक ऐसा दिल होता है जो कि जुल्म करने में खुश होता है। किसी के ऊपर जुल्म करेंगे तो ये उससे खुश होंगे। ये इनकी दो ही इनकी ताकतें हैं। और चीन कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसपे जुल्म कर सकते हैं। चीन से हमें अपने दुश्मन की ताकत को समझना चाहिए। हम अम्बेडकरवादी समझते हैं, हम उसकी ताकत को समझते हैं, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम चीन को सबक सिखाएंगे अम्बेडकरवादी। अच्छा, अभी जब भारत चीन का ये सामने विवाद है, जिसमें भारत सरकार खुल करके नहीं बता रही क्या कुछ है, और इसके साथ साथ देश के अंदर नफरत की पॉलिटिक्स उसी तरह से हो रही है। अभी जो कोरोना के नाम से जो लॉकडाउन हुआ, उस दौरान जो संविधान बचाने के लिए प्रोटेस्ट था, जो एनआरसी, सीएए, एनपीआर के खिलाफ, जो चाहे शाहीन बाग हो या जामिया मिलिया हो या शाहीन बाग जैसे देश भर में सैकड़ों जगहों पर जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, उन सब में गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को और इन आदिवासियों को और बैकवर्ड क्लासेस और दूसरे जो माइनॉरिटीज हैं उनको फौज में ले, लेकिन सरकार तो ऐसा बता रही है कि वो फौज में नहीं बल्कि उन्हें जेल में भेजना चाहते हैं। इस कंट्राडिक्शन से कैसे पार करेंगे, क्या होगा? देखिए, मैं अपनी जो पुराना आपका सवाल था उसको पूरा करूं, तो देश में बहादुरी का काम और देश की रक्षा का काम मनुवादियों का नहीं है, ना हो सकता है। देश कमजोर करने का काम मनुवादियों का है। अम्बेडकरवादियों का काम है देश को हिफाजत करना, देश की हिफाजत करना मजबूत दुश्मनों से, और देश को मजबूत करना। ये अम्बेडकरवादियों के काम। देश में दो ही तो धाराएं हैं, एक मनुवादी और एक अम्बेडकरवादी, और तो कुछ है ही नहीं देश में। तो ये जो दो धाराएं हैं, तो देश की रक्षा करने का काम जो आपने कहा कि आरएसएस के लोग करना चाहते हैं, वो सिर्फ कागज पे लिख के और अपने नाम के आगे वीर लिख सकते हैं, वो उनका काम नहीं। वो प्रधानमंत्री साहब को चाहिए अम्बेडकरवादियों के हवाले करें, देश की रक्षा करने का काम हम लोग करेंगे रक्षा। एक बात। दूसरी बात जो ये है, वो मैंने पहले भी कहा आपसे, इनके दो ही काम है, एक तो झूठ बोलना, और दूसरा मजलूमों पे, अपने लोगों के ऊपर ही जुल्म करना, उनको बेवकूफ बना के। इनका दिल जो है बहुत कड़ा होता है। और उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग संविधान की रक्षा करने के लिए पीसफुल एजिटेशन कर रहे हैं, मैं, मेरे शब्द को ध्यान से सुनिए, कर रहे थे नहीं बोल रहा हूं मैं। जी 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 अभी जी। एहतजाज जो है जारी है, सिर्फ लॉकडाउन की गाइडलाइंस की वजह से हम लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे कर रहे हैं। जैसे ही सोशल मीडिया का ये लॉकडाउन की गाइडलाइंस जरा भी खुलेंगी, तो शाहीन बाग और जो सीए एनआरसी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट थे, वो संविधान बचाने के लिए है। सिटीजनशिप बचाना मतलब संविधान बचाना। तो संविधान बचाने के लिए वो उससे बड़ी मिकदार में होंगे, ऐसा मैं आपको बिल्कुल साफ लफ्जों में बता रहा हूं, उससे कहीं ज्यादा होंगे। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती हमें देश का संविधान बचाने से, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। कोई दुनिया की ताकत हमें नहीं रोक सकती, कोई मनुवाद हमें नहीं रोक सकता संविधान बचाने से। हम ये साफ साफ ऐलान कर रहे हैं, उससे ज्यादा प्रोटेस्ट होंगे। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये
कि ये लोग तो सरकारी तंत्र का नाजायज इस्तेमाल करके अंबेडकरवादियों को संविधान बचाने से रोकेंगे ही। और जैसा मैंने कहा, ये कितने क्रूर होते हैं कि अपने लोगों के ऊपर जुल्म, और चाइना के सामने ये मनुवादी हाथ बांधे खड़े हैं, गुजराती सारे, क्योंकि वहां से इनको पैसे का फायदा हो रहा है, जो मनुवादी गुजराती हैं उनको। तो ये, अब मैं जानना ये चाहता हूं कि अनिल अंबानी ने कितना बिजनेस किया चाइना के साथ। मैं जानना ये चाहता हूं कि अडानी ने कितना बिजनेस किया चाइना के साथ, तो उनकी कंपनियों के साथ मिलकर। मैं ये जानना चाहता हूं कि मुकेश अंबानी ने कितना धंधा किया चाइनीज कंपनीज के साथ मिलकर। ये हैं देश के जो हमारे बहुत बड़े बड़े, जिनकी प्राइम मिनिस्टर भी तारीफ करते हैं और सब करते हैं, ये गद्दार हैं। या हमारा आम नागरिक जिसको, जो संविधान बचाने के लिए, सीए एनआरसी के लिए लड़ रहा है, वो संविधान बचाने के लिए, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, वो गद्दार हैं या ये लोग गद्दार हैं, ये देश की जनता तय करे। और मैं, जो मनुवादी नहीं है ना, जो सच में मनुवाद का फायदा नहीं उठा पा रहे, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ये कि आप मनुवादी मानसिकता के हो, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हो आप, मगर ये देख लो, जिस डाल पे बैठे हो अगर वही काटी जाएगी तो पूरे देश का नुकसान होगा। तो सभी लोगों को, चाहे वो मनुवादी भी हो, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन सा बिजनेसमैन चाइना के साथ बिजनेस कर रहा है। आज प्रधानमंत्री जी हमारे बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी कि हमें भारत में चीजें बनानी है। अब तक क्या हो गया था? क्या हमारे प्रधानमंत्री को इतनी भी दूरदृष्टि नहीं थी कि चाइना के साथ इतने ज्यादा घनिष्ठ संबंध पिछले 6 सालों में बनाए हैं? कितना ट्रेड डेफिसिट है? क्या इतनी भी दूरदृष्टि नहीं थी कि एकदम चाइना ने हमें इतना बड़ा धोखा दे दिया कि आज हम इतना बड़ा धोखा खा के एकदम नींद से जागे हैं और ये कह रहे हैं कि चाइना का सामान नहीं लेना है हमें? ऐसे प्रधानमंत्री से हमें ये उम्मीद है क्या प्रधानमंत्री साहब से, कि हम ऐसा प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वो हमारे ऊपर खतरा आने से पहले उसको भांप ले? देशवासियों के सामने एक बड़ा सवाल है, हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जब खतरा जो है हमारे ऊपर आके हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे तब जागे, या खतरे को पहले भांप ले? ये भी देशवासियों को तय करना है कि क्या प्रधानमंत्री चाइना के खतरे को पहले भांप पाए, या जब उसने हमें नुकसान पहुंचा दिया, हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा दिया, हमें डस लिया, तब प्रधानमंत्री नींद से जागे? तो ये प्रधानमंत्री की एक क्वालिटी हमें बहुत सही तरीके से टेस्ट करनी होगी और चेक करनी होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब, आपने कई चीजें बताई। एक तो ये कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि महमूद प्राचा साहब ने जो प्रोटेस्ट हो रहे थे सीएए एनआरसी के खिलाफ, उसमें तकरीबन हर जगह लीगल सपोर्ट दी है। और जब कभी प्रोटेस्ट सब जगह मुझे लीगल एडवाइजर भी चुना गया, वो भी अगर आपको याद, लीगल एडवाइजर भी चुना गया, बाकायदा पब्लिक ने बाकायदा हाथ उठा करके लीगल एडवाइजर चुना, और आखिर तक वो पूरी मदद करते रहे। और आखिर में कोरोना के बहाने एक लॉकडाउन आया, और लॉकडाउन के जरिए जो ये हमले किए हैं आरएसएस के लोगों ने जमुना पार में, जितने भी ये जो हमले कराए गए हैं आरएसएस और पुलिस द्वारा मिलकर, उसमें भी हम आरएसएस के लोगों को भी, हमने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कराया है इसमें, तो एक लंबी लिस्ट है उसकी। और हम अब जो बेगुनाह अंबेडकरवादी इसमें अरेस्ट कर रही है पुलिस के लोग, उनको भी हमने बहुत सारे लोगों के लिए हम 100 से ज्यादा लोगों के केस भी लड़ रहे हैं। तो हमारी जद्दोजहद है संविधान बचाने की जारी है, वो रुकी नहीं है, ना रुकेगी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि महमूद प्राचा साहब ने, चाहे वो आतंकवाद के नकली केसेस हों, या उसके बाद सेल्फ डिफेंस के मामले में जब मॉब लिंचिंग बढ़ी, तो सेल्फ डिफेंस के लिए कानून के अंदर रहते हुए हमें क्या करना चाहिए, वो पूरे देश को बताया। और मीडिया ने आपको बहुत घेरने की कोशिश की, सताने की कोशिश की, खामोश करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। और अब भी दिल्ली में हुए, फरवरी में हुए दंगों के मामले हों, या अब आने वाले फिर से मैं इसलिए कह रहा हूं कि विजिबल चूंकि सामने नहीं है, प्रोटेस्ट को जारी रखने का मामला हो, उसमें महमूद प्राचा साहब का एक बहुत ही अहम रोल है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।